जय हिंद। हम लोग पिछले वीडियो में अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 को समझ चुके हैं, उसको जानने की कोशिश भी कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो भी दोस्त इस वीडियो को देखे होंगे उन्हें इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर मिला होगा। तो आज हम लोग अध्याय 4 पढ़ेंगे। अध्याय 4 पढ़ने से पहले हम लोग पिछले अध्याय को एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लें तो सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि जो हम लोग पढ़े हैं उसकी एक बार रिवीजन करने से याद भी हो जाएगा और थोड़ी सी जानकारी भी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग अध्याय 1 में कुल 26 परिभाषाएं पढ़े थे। अध्याय 1 में धारा 2 सब क्लोज 1 का क्लोज क से लेकर य तक कुल 26 उपखंड को हम लोग इसमें पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग अध्याय 2 और 3 में दंड न्यायालयों एवं कार्यालयों का गठन तथा उनकी शक्तियों के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ लिए थे। तो यार एक बार बहुत ही तेज़ी से रिवीजन करेंगे हम लोग उस कहानी के माध्यम से। जो 26 डिफिनेशन दिए गए हैं, परिभाषा दी गई है बिजनेसेस में, उसका हम लोग एक बार बहुत तेज़ी से रिवीजन करेंगे। कहानी क्या था? एक व्यक्ति जो था इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के साधन से क्या खोज कर रहा था? श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से उसको क्या चाहिए था? जमानत चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसने जमानतीय अपराध किया था। जमानतीय अपराध किया था। जमानत कैसे दिया जाएगा इसको? या तो जमानत पत्र भरकर या फिर बंद पत्र भराया जाएगा। इसको क्यों चाहिए था जमानत? और जमानत क्यों चाहिए था? क्योंकि इस पर आरोप लगा था। किस प्रकार का आरोप लगा था? संज्ञेय मामला का आरोप लगा था, यानी संज्ञेय अपराध का इस पर आरोप लगा था। यह आरोप परिवाद के माध्यम से प्राप्त हुआ था। किसको? इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के द्वारा उच्च न्यायालय को प्राप्त हुआ था। उच्च न्यायालय ने क्या किया? इसका जांच एवं अन्वेषण कराया। जांच एवं अन्वेषण करा करके इसको कहा कि भाई हम न्यायिक कार्रवाई करेंगे। न्यायिक कार्यवाही करने का निर्देश देता है। किसको? स्थानीय अधिकारिता को। ठीक है, स्थानीय अधिकारिता को। इसने कहा कि मामला कैसा है? मामला जो है असंज्ञेय अगर रहता, असंज्ञेय मामला और असंज्ञेय अपराध रहता तो क्या करते? हम इसका अधिसूचना जारी करते। पर यह तो अपराध किया है, और वो भी किस प्रकार का अपराध किया है? तो किसी थाना के भार साधक अधिकारी का अन्वेषण करने योग्य अपराध किया है। भार साधक अधिकारी इस अपराध का यदि जांच करते तो वो कहाँ जाते? स्थल पर जाते। वहाँ जाकर के क्या करते हैं? वहाँ जाकर के स्थल पर पुलिस रिपोर्ट तैयार करते। पुलिस रिपोर्ट तैयार करते और उसको कहाँ लाते? पुलिस थाना में लाते। पुलिस रिपोर्ट की आवश्यकता किनको पड़ती? तो पुलिस रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ती मेरे दोस्त लोक अभियोजक को इसकी आवश्यकता पड़ती है। लोक अभियोजक कहाँ बैठते हैं? अपने उपखंड में बैठते हैं। मामला इस तरह का जब लगा तो पहले लगा था कि नहीं, यह जो मामला है यह समन मामला है, समन अपराध का मामला है। ठीक है, लेकिन जब लोग पीड़ित को देखा तो कैसा लगा? वारंट मामला लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 26 को याद करते हैं कि सब दिस इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के माध्यम से जमा चाहता है, क्योंकि उसने जमानती अपराध किया था।
जमानत पत्र पर या बंद पत्र पर जमा दिया था, उस पर आरोप था, संज्ञेय अपराध का आरोप लगा हुआ था, परिवाद प्राप्त था, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से उच्च न्यायालय ने जांच कराया, फिर अन्वेषण कराया, न्यायिक कार्रवाई का निर्देश दिया, स्थानीय अधिकारिता में न्यायिक कार्रवाई करने का आदेश दिया था। उसने कहा कि संज्ञेय मामला और संज्ञेय अपराध होता तो हम सूचना जारी करते हैं, लेकिन अपराध किया है और वही अपराध कैसे किया है, भारत शासक अधिकारी के अन्वेषण करने योग्य अपराध किए हैं। स्थल पर भारत शासक अधिकारी क्या करते कि अगर भारत शासक अधिकारी अन्वेषण कैसे करते, उस स्थल पर जाकर के पुलिस रिपोर्ट तैयार करते और उसको पुलिस थाना में सुरक्षित रखते हैं। क्यों? क्योंकि लोक अभियोजक को उस रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ती। लोक अभियोजक अपने उपखंड में बैठते हैं। समन मामला था, लेकिन पीड़ित को देखने के बाद मामला कैसा लगा, वारंट मामला लगा। तो इस प्रकार से बहुत ही साधारण तरीका से इसको हम लोग क्या कर लिए, रिवीजन कर लिए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। इसके बाद हम लोग 2 और 3 अध्याय 2 और 3 पढ़े थे। अध्याय 2 और 3 का शॉर्ट ट्रिक क्या था? तो अध्याय 2 एवं अध्याय 3 का हम लोग रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या था इसमें, अध्याय 2 और 3 में हाई कोर्ट के बाद कोर्ट ऑफ सेशन, जिसको हम लिख रहे हैं सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट, फिर सीजीएम कोर्ट, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें कोर्ट बैठाए हुए थे। कोर्ट दूसरा तो मिलना पड़ेगा, कोर्ट बैठाए हुए थे। बाईस, 23 और 23 था। 1 2 1 2 और 3। इधर क्या था? 2 8 8 10 9 और 9। 2 8 8 10 9 9 22 22 22 23 23 23। ये कोड हम लोग का था। अब इसके बाद यहाँ पर 2 क्लोज 1 सब क्लोज जे में हाई कोर्ट है। ठीक, अब आइए तो हाई कोर्ट के गठन की चर्चा कहाँ है? 2 क्लोज 1 सब क्लोज जे में हाई कोर्ट का परिभाषा दिया गया है। जब हम लोग अध्याय 1 में परिभाषा डिफिनेशन पढ़े हुए थे, तो उसी का 2 के जे में 2 के 1 के जे में हाई कोर्ट की परिभाषा। सेशन कोर्ट के गठन की चर्चा कहाँ की गई है? धारा 8 में, सेशंस की धारा 8 में। एडिशनल सेशन कोर्ट की भी चर्चा धारा 8 में। सीजीएम कोर्ट का 10 में। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के न्यायालय के गठन के बारे में चर्चा की गई है 9 में, धारा 9 में। अब इनकी शक्तियों की चर्चा के बारे में हम लोग पढ़े थे कल। 22 क्लोज 1 में हाई कोर्ट की शक्ति, 22 क्लोज 2 में सेशन कोर्ट की शक्ति, 22 क्लोज 2 में ही एडिशनल सेशन कोर्ट की शक्ति, 23 क्लोज 1 में सीजीएम कोर्ट की शक्ति, 23 क्लोज 2 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की शक्ति, 23 क्लोज 3 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की शक्ति। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखा था कि भाई हाई कोर्ट जो है किसी प्रकार के दंड दे सकती है, किसी प्रकार के दंडादेश निकाल सकती है। सेशन कोर्ट जो है ये भी विधि द्वारा पारित हर एक प्रकार की सजा दे सकती है, लेकिन यदि ये कोर्ट मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा सुनाती है तो इनको पहले हाई कोर्ट से कंफर्मेशन करना पड़ेगा, संपुष्टि करना पड़ेगा। ठीक है, एडिशनल कोर्ट भी, सेशन कोर्ट और एडिशनल कोर्ट दोनों कोर्ट किसी प्रकार के सजा दे सकती है, लेकिन वही है कि इसमें कंडीशन क्या था? कंडीशन है कि यदि ये दोनों कोर्ट मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा सुनाती है तो इनको हाई कोर्ट से कंफर्मेशन करना था। सीजीएम के न्यायालय जो है ये 7 साल तक के सजा, 7 साल तक के सजा। इसके बाद जुर्माने सामुदायिक सेवा सजा दे सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के जो कोर्ट है, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होंगे ये 3 साल तक की सजा। इसके बाद जुर्माना इनका 50,000 रुपया का जुर्माना सामुदायिक सेवा का दंड दे सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है ये 1 साल तक की सजा, 10,000 रुपया तक का जुर्माना सामुदायिक सेवा से दंडित कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इतना पढ़े थे। इसके बाद हम लोग कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे 11, 14,
15, 18, 19 और 20। ठीक है, 18, 19 और 20, 18, 19 और 20 को इधर लेके चलेगा। 18, 19 और 20। 11 में क्या था, 10 तक तो हम लोग का हो गया था कि सीजीएम का न्यायालय हो गया था। यहाँ पर क्या था, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट की चर्चा। इसके बाद 14 में क्या था, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसको बोलते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। 15 में क्या है, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। दोस्तों कल के वीडियो में हमने गलती कर दिया था थोड़ा सा, यहाँ पर विशेष के स्थान पर सहायक कार्यपालक मजिस्ट्रेट बता दिया था, तो इसके लिए सॉरी, और आप भी एडिट कर लीजिएगा अगर कहीं नोट डाउन किए होंगे तो। ये विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात करती है धारा 15, बीएनएसएस की धारा 15 जो है विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बातें करती है, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इसके बाद 18 में लोक अभियोजक, 19 में सहायक लोक अभियोजक, लोक अभियोजक, और 20 में अभियोजन निदेशालय, अभियोजन निदेशालय। ठीक है, अब गठन के बारे में हम लोगों ने देख लिया। कार्यपालक मजिस्ट्रेट का गठन ये अपने जिले के, अपने राज्य के प्रत्येक जिले के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करती है, और इन्हीं कार्यपालक मजिस्ट्रेट में से एक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो होते हैं विशिष्ट कार्य के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जाता है, और इन जो राज्य सरकार इन कार्यपालक मजिस्ट्रेट में से भी इसमें नियुक्त कर सकती है, अथवा पुलिस अधीक्षक, हमने कब बताया था कि पुलिस अधीक्षक एवं उनके समकक्ष रैंक के जो पुलिस पदाधिकारी होंगे उनको भी विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है। लोक अभियोजक की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। ठीक है, सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। अभियोजन निदेशालय का गठन जो है राज्य सरकार करती है। तो हम लोग कल के वीडियो में हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा किया था, और आज हम लोग रिवीजन में, तो एक बार फिर से अगर इसमें रिवीजन करना चाहते हैं तो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट, सीजीएम, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के लिए कोड 2, 8, 10, 9, 9, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 1, 2, 2, 1, 2, 3, फिर 2 एवं 3 का रिवीजन भी कर ली। और आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4, अध्याय 4। स्टॉप। तो अध्याय 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अध्याय 4 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता। ठीक है, अध्याय 4 में कुल 4 धाराओं की चर्चा है, 30 से 34 तक का, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें है क्या कि जो पब्लिक हमारे यहाँ के हैं उन्हें भी जानकारी होनी चाहिए कि हमें पुलिस की सहायता करनी है, मजिस्ट्रेट की सहायता करनी है। ठीक है, तो आइए हम लोग बारी बारी से चलते हैं। धारा 30 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ। जब बेयर पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा डिफिनेशन जो इसके बारे में जो उल्लेखित है तो उसको हम लोग एक मतलब अपने समझ से मैं थोड़ा उसको डिफाइन किया हूँ। हो सकता है कि मेरा गलत भी हो सकता है, लेकिन कोशिश किया हूँ कि मतलब बेयर एक्ट के अंतर्गत ही चले। ठीक है, तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ क्या है, ये कहता क्या है, जैसे हम लोग थाना में रहते हैं या कहीं किसी कार्यालय में हम लोग रहते हैं, तो जैसे ही उस थाने में कोई वरिष्ठ अधिकारी आते हैं, एसपी साहब आते हैं, डीएसपी साहब आते हैं, आईजी साहब आते हैं, डीआईजी साहब लोग आते हैं, और मतलब वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी, वरीय पुलिस पदाधिकारी आते हैं, तो उनको सभी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। वो यही धारा है, धारा 30 कहता है कि जब कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के थानों में जाते हैं तो उन्हें वे सभी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जो उस थाने के भार साधक अधिकारी को है।
यानी भार अधिकारी जैसे थाना प्रभारी जो हैं उनको FIR करने की शक्ति है, स्टेशन डायरी बढ़ाने की शक्ति है, मतलब बहुत सारी शक्ति है, सभी शक्ति थाना प्रभारी को ही होती है। तो वो सभी शक्तियाँ जैसे ही उनसे कोई वरिष्ठ पदाधिकारी उस थाने पर पहुँचते हैं तो उनको प्राप्त हो जाती है। ये धारा 30 कहती है। धारा 30 जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ की बात करती है, तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ यही है कि जैसे ही वो अपने अधिकार क्षेत्र के किसी थाने में पहुंचते हैं तो उस थाने के भार साधक अधिकारी को जो शक्ति प्राप्त है वो सभी शक्तियाँ उन्हें प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। अब आइए धारा 31 क्या है, जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। अब है कि जब जनता जो है कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी, तो जनता जो है मतलब ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सहायता करने के लिए बाध्य हैं जो इनसे सहायता मांगते हैं। किस स्थिति में, यदि कोई मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है तो उसे भागने से रोकने यानी गिरफ्तारी में सहायता करने के लिए बाध्य है जनता, गिरफ्तारी के लिए सहायता करेगी। अगर कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी अभियुक्त को गिरफ्तार कर रहे हैं, वो भाग रहा है तो उसे और रोकना है, रोक करके उसे गिरफ्तारी करने में सहायता करना है। ठीक। उसके बाद शांति व्यवस्था के लिए कि अगर उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बने रहे उसके लिए। उसके बाद क्या है, 3 नंबर में क्या है कि यदि लोक संपत्ति की कहीं क्षति हो रही है तो उसका निवारण करने के लिए, लोक संपत्ति की हानि का निवारण करने के लिए भी क्या किया जाता है कि जनता बाध्य है सहायता करने के लिए। किनको, जनता, मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी को। ये कहें मतलब ये मांगते हैं मदद मांगते हैं तो जनता ये नहीं कहे कि मैं मदद नहीं करूँगा। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। धारा 32 क्या है, पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति, पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। अब देखिए हम जानते हैं कि पुलिस वारंट जो है, ये जब हम लोग पढ़ेंगे आगे वारंट के बारे में, तो वारंट जो है ये पुलिस अधिकारी को निष्पादन करने के लिए मिलता है। लेकिन पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को मिलता है वारंट निष्पादन करने के लिए, और वो व्यक्ति क्या करते हैं, जिनको मिला हुआ है ये वारंट निष्पादन करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो अगर पास में हैं तो उन्हें सहायता करना है। कब, जब वो वारंट का निष्पादन कर रहे हैं तब। कोई भी व्यक्ति करेगा, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या कोई आम जनमानस हो, वो इनकी सहायता करेगा वारंट के निष्पादन में। तो धारा 32 यही कहता है कि पुलिस अधिकारी से भी ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। इसके बाद धारा 33 क्या है, कुछ अपराधों की सूचना जनता द्वारा दिया जाना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ अपराधों को बीएनएसएस की धारा 33 कहती है कि कुछ अपराध जो हैं उनकी सूचना जो है जनता को देना चाहिए। जैसे इसमें क्लियर दे दिया गया है बीएनएसएस में कि कौन कौन से अपराध हैं, उसकी क्लियरेंसी इसमें आ गई है। जैसे अध्याय 6 का अपराध, अध्याय 6 में भी बीएनएसएस में क्लियर कर दिया कि कौन कौन से अपराध हैं, उसके कौन कौन से धारा हैं। तो इसको थोड़ा सा बेयर एक्ट से एक बार देख लीजिएगा कि बेयर एक्ट में कौन कौन से हैं। लेकिन हम धारा बताते हैं। धारा में 103 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 111 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 113 हो जाएगा, 140, 141, 142, ये सभी बीएनएस का सेक्शन है, बीएनएस का धारा है। ठीक है। 143, 144 ये अध्याय बीएनएस के अध्याय 6 का सेक्शन है। फिर बीएनएस का अध्याय 7 जो राज्य के विरुद्ध अपराध हैं, तो राज्य के विरुद्ध अपराध वाले मामले में जैसे आपको कौन कौन से धारा हो जाएंगे, तो धारा 147 हो जाएगा, 148 हो जाएगा, 149 हो जाएगा, 150, 151, 152, 153, 154 और 158। ये सभी राज्य के विरुद्ध अपराध वाले मामले में से हैं जो बीएनएसएस में कहा गया है कि अगर इस तरह के मामले घटित होते हैं, यानी बीएनएस का इस तरह का क्राइम होता है तो इसकी सूचना देना है। फिर अध्याय 7 के बाद अध्याय 10 सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों, इसके बाद सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराध के विषय में है। तो अगर इसके अंतर्गत कोई घटना घटित होती है जिसमें धारा दिया हुआ है 178 हो गया, 179 हो गया, 180 हो गया, 181 हो गया, 182 हो गया। ठीक है। तो इस तरह के बीएनएस के अगर इस तरह के क्राइम घटित होते हैं तो जनता क्या करेगी, तुरंत अपने नज़दीकी मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारी को सूचित करेगी। फिर अध्याय 10 के बाद अध्याय 11 का सेक्शन रखा है। अध्याय 11 के सेक्शन में क्या क्या है, तो अध्याय 11 के सेक्शन में अध्याय 11 में है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। ठीक है। लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में क्या क्या है, अगर इसमें भी धारा दिया हुआ है
189, 190, 191 ये सभी लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। उसके बाद अध्याय 11 के बाद अध्याय 15 से लिया है। अध्याय 15 क्या है? तो अध्याय 15 आपको लोक स्वास्थ्य सुरक्षा, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध यदि होते हैं तो जनता क्या करेगी? तुरंत नज़दीकी मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारी को इसकी सूचना देगी। ठीक है, इसके अंतर्गत धारा कौन कौन से हो जाएंगे? तो 274 है, 275 है, 276 है, 277 है, 278 है, 279 है, 280 है। इतने धाराएं इसके अंतर्गत रखे गए हैं। इसके बाद अध्याय 17 के अगर कोई घटना घटित होता है जो संपत्ति के विरुद्ध अपराध होते हैं, जिसे आपको 307 हो गया, 309 हो गया, 310 हो गया, 311, 312, 316 के क्लोज 5, फिर 326। देखिए 316 के क्लोज 5 में देखिए 316 है क्या? आपराधिक न्याय भंग है। ठीक है, और 316 के क्लोज 5 क्या है कि जो लोक सेवक या बैंकर या कोई व्यापारी या कोई जैसे ये क्या बोलते हैं, ये जैसे कोई ज़मीन का दलाल या ब्रोकर वगैरह हो गया, ये सभी लोग क्या करते हैं? जैसे ब्रोकर क्या हुआ कि ब्रोकर ने क्या किया कि अपने नाम पर कोई ज़मीन लीज करा लिया और उसका वो गलत उपयोग करने लगा, वो बिक्री करने लगा। तो इन सभी के लिए 316 क्लोज 5 लगा हुआ है। कोई बैंकर हैं और वो गमन करना चाह रहे हैं तो इन सभी के लिए 316 क्लोज 5 का सेक्शन है बीएनएस में। ठीक है, इसके बाद 326 हो गया। तो अगर इस प्रकार के अपराध होते हैं तो क्या करेगी? जनता अपने नज़दीकी मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस थानों को सूचित करेगी। इसके बाद क्या है? ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य, ये धारा 34 कहता है। बीएनएसएस के धारा 34 में ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। अब नियोजित अधिकारी में कौन हो जाएंगे? जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भी लोग हैं, चाहे वो निर्वाचित हों या नियुक्त हों, उन सभी अधिकारियों का कुछ रिपोर्ट जो है ये करने के उनको मतलब बाध्य हैं कि उनका कर्तव्य है कि वो इस चीज़ की रिपोर्ट करेंगे। जैसे मान के चलिए कि किसी ग्राम के अंतर्गत कोई ये अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है या कोई अज्ञात शव प्राप्त होता है, तो जो जैसे चौकीदार, जो हम लोग के विभाग में जो चौकीदार होते हैं वे हम लोगों को सूचित करते हैं, हमारे थाना सूचित करते हैं कि हाँ यहाँ पर फलाने नहर में एक अज्ञात शव है, तो इसकी सूचना उनको देने का इसमें स्पष्ट धारा 34 में आदेश है, उनको सूचना देना है। वहाँ के जो मुखिया होंगे, जो सरपंच होंगे, जो वार्ड सदस्य होंगे, इन सभी को यह कर्तव्य है कि यदि कोई मामला होता है उनके ग्राम में, उनके ग्राम पंचायत क्षेत्र में, तो इसकी सूचना तुरंत मजिस्ट्रेट अथवा नज़दीकी थाना को करेंगे। तो यही 4 धारा हैं अध्याय 4 में, 30, 31, 32, 33 और 34। 33 में कुछ अपराधों की सूचना जनता द्वारा दिए जाने का जो मामला है, इसमें बीएनएस के लगभग 6, 7, 10, 11, 15 और 17, 6, 7, 10, 11, 15 और 17 6 अध्याय में से कुछ धाराएं ली गई हैं कि इन धाराओं की सूचना, इन धाराओं के अंतर्गत अगर कोई घटना घटित होती है तो जनता जो है मजिस्ट्रेट अथवा नज़दीकी पुलिस अधिकारी को सूचित करेगी। इसके बाद ग्राम के मामलों के संबंध में भी नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य, अगर इसका बेयर एक्ट पढ़िएगा तो इसके बेयर एक्ट में भी पूरा विस्तृत लिखा गया है कि अगर कोई अप्राकृतिक मृत्यु होती है, कोई आगजनी हो जाता है या कोई आग लगा करके कोई मर जाता है या कोई साक्ष्य छुपाने के नियत से क्या करता है, किसी की हत्या करके उसको जलाने की कोशिश करता है, तो इन सभी मामलों में भी जो नियोजित अधिकारी होंगे, वो ग्राम के जो नियोजित अधिकारी होंगे वो तुरंत सूचना करेंगे थाना को अथवा नज़दीकी मजिस्ट्रेट को। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर कल मिलेंगे अगले अध्याय 5 में। और कल का जो अध्याय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बिना वारंट के गिरफ्तारी से संबंधित मामला है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं और उसकी जानकारी भी हमें रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हम लोग अध्याय 35 पढ़ेंगे, बिना वारंट पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो लगता है कि भाई हम लोग तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। उसमें सब कुछ दिए गए हैं कि नहीं, किस कंडीशन में गिरफ्तार करना है, कब नहीं करना है, ये सारी कंडीशन के साथ हम लोग कल फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और वीडियो को पर कमेंट कीजिए और इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। और हम थोड़ा इसमें शॉर्ट हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं इसको लेके चल रहे हैं, ताकि हम लोग को याद हो जाए, उतना ही हम लोग इसमें जानने की कोशिश करें कि हम लोग को सारी सेक्शन के बारे में कुछ जानकारियाँ हो जाए। कमेंट में हमें बताइएगा कि अगर किसी तरह सुधार की आवश्यकता है तो कोशिश करेंगे कि उसमें सुधार लाएँ।
थोड़ा मेरा कैमरा का क्वालिटी कमज़ोर हो सकता है, तो हो सकता है कि लिखा हुआ चीज़ साफ साफ नहीं है, लेकिन एक से 2 बार या 3 बार तक अगर वीडियो देखने से निश्चित तौर पर है कि कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू। जय हिंद।